जी, हमारे पास पेपर है 2022 का अक्टूबर नवंबर, उसका रीजन है 1-1। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ नीडेड टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, इसमें हमें ये बात पता होनी चाहिए, जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसके लिए कौन सी 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 6 न्यूटन्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, यानी कोई वैल्यू है उसकी। ये क्या हमारे पास यूनिट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 3 मिलीग्राम्स, यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मिलीग्राम्स भी यूनिट है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है। आपको फिज़िकल क्वांटिटी इस तरह से भी दी जा सकती है, इस तरह से भी दी जा सकती है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जो यूनिट दिया हो वो ऐसा यूनिट में ना हो, क्योंकि हम जानते हैं मैथ्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो है केजी। अब फिज़िकल क्वांटिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड हो उसके साथ जो उसका यूनिट यूज़ किया गया हो वो ऐसा यूनिट ही दिया जाए, उसका स्मॉलर, उसका लार्जर यूनिट भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई इस हवाले से रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यूनिट होना चाहिए, चाहे स्मॉलर हो चाहे लार्जर हो, ऐसा यूनिट हो या ना हो, लेकिन उसका यूनिट ज़रूर हो। तो यहाँ पर इसी बात को सामने रखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो हमारे पास बन रही है सी, कि यहाँ पर अगर हम देखें क्या कह रहा है कि यूनिट होना चाहिए, मतलब ऐसा यूनिट हो या ना हो। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे इस एग्जांपल में 6 है, इस एग्जांपल में 3 है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और कोई यूनिट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा यूनिट दिया हुआ हो। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी हम ए, बी और डी को देखें तो वो हमें पता चलता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बेस यूनिट में दी जाए तो फिर ठीक है। अ नंबर एंड बेस यूनिट्स में, यानी बेस यूनिट तब ही वो जो है फिज़िकल क्वांटिटी होगी एक्यूरेटली बताने के लिए, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है हमें, अ यूनिट एंड नंबर एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में देना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऐसा यूनिट, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा यूनिट में लिखें, और यूनिट भी लिखा जा सकता है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जो भी वैल्यूज आती थी उसे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त ऐसा यूनिट में लिखें टू रिप्रेजेंट द फिज़िकल क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है। तो ए का करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, सी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है, अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर इन अ सर्किट रीड्स 3.6 वोल्ट्स, व्हाट कुड बी द करंट इन द रजिस्टर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। अब हमें ये बात समझ आती है कि उसने हमें किसकी वैल्यू दी है, वोल्टेज की वैल्यू दी है। वोल्टेज की वैल्यू जो है 3.6 वोल्ट्स दिए हुए हैं, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ए बी सी डी में करंट और रेजिस्टेंस की दी गई है। सिंपल सा हैंड यूज़ करेंगे हमें, क्योंकि पता है ये बात कि V इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, IR। इसको ज़रा साइड पे लिखते हैं हम, V इज़ इक्वल्स टू IR। इसका मतलब है अगर आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो तो करंट की और रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर। हम क्या करते हैं कि इन दोनों को, करंट भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दी हुई है, तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके वोल्टेज की वैल्यू को निकाल लेते हैं। देख लेते हैं जिन दो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का आंसर 3.6 के इक्वल आ जाएगा, दैट वुड बी आवर करेक्ट आंसर। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में फार्मूला तो हमें पता है, V इज इक्वल्स टू IR यूज़ करेंगे, यानी हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए ऑप्शन में हमारे पास कितना है, 150 मिली एम्पियर्स। तो लिखते हैं 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये आ गया करंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0.24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो किलो में 10⁻³ होता है, मिली में 10⁻³ होता है। इसके जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 36 वोल्ट्स। हमें कितना चाहिए, 3.6 वोल्ट्स। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गई, गलत हो गई। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं।
बी ऑप्शन में क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2.4, ये फिर किलो में है 10⁻³ आ जाएगा। इसका आंसर भी कितना बन रहा है 36 वोल्ट्स बन रहा है। ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं, करेक्ट आंसर कितना होगा 3.6। सी ऑप्शन देखते हैं 1.5 मिली एम्पियर्स, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 0.24 और मल्टीप्लाई बाई मेगा कितना था 10⁻6। जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर 360 वोल्ट्स, जो भी हमारा आंसर नहीं है। सो ज़ाहिर है अगर एक ही ऑप्शन में वही करेक्ट होगी, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। माइक्रो कितना होता है 10⁻6, यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 240 किलो का क्या होता है 10⁻3। इसका जो आंसर निकालेंगे दैट वुड बी 3.6 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल जी, ठीक है, द टाइम टेकन फॉर अ बॉल टू फॉल थ्रू डिस्टेंस एस इज मेजर्ड, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एस इज 2%, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टी इज़ 3%। हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, किसमें जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। याद रखें जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती है उसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, उसे सब्जेक्ट 1 होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस इसमें पूरी हो रही हैं। जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी, किसकी निकालनी है, जी की। तो जी सब्जेक्ट भी बना हुआ है, उसकी पावर भी 1 है। तो पहले तो सब्जेक्ट बनाया हुआ नहीं है, तो पहले से सब्जेक्ट बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास जो कांस्टेंट्स होते हैं उसका जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला लिखने जाएंगे उसमें कांस्टेंट्स को कंसिडर नहीं करते होते। तो ये ऑलरेडी सब्जेक्ट भी बना हुआ है, इसकी पावर 1 है। उससे आगे फार्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा जी ओवर जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर क्या है, डिस्टेंस है, तो ऊपर डेल्टा वाली वैल्यू लेते हैं यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 100 करते हैं, प्लस अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है। ये डिनोमिनेटर में t² लिखा हो, डिनोमिनेटर में हो यानी डिवाइड हो रहा हो चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, अनसर्टेनिटी निकालते हुए उसे आप प्लस करते हैं। अब देखें t की पावर कितनी है 2, जितनी उसकी पावर होती है उसको हम क्या लिखते हैं, यूँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। t की पावर कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी क्या बच गया t के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा t ओवर t मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आप देखें ज़रा गौर से, दोबारा पढ़ें, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी द मेजरमेंट ऑफ एस इज दिस, यानी 2% क्या चीज़ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, किस में, एस में। तो ये रही एस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इस पूरी चीज़ का नाम क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एस, और इसकी पूरी परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है 2%। तो पूरी चीज़ का आंसर कितना आया 2% प्लस 2। अब आगे क्या दिया हुआ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टी इज़ 3%, यानी टी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है। तो हम देखें टी में परसेंटेज, दिस इज़ कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी। तो आगे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3%, तो हम क्या लिखेंगे 3%। तो क्या आ जाएगा 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हुआ 6%, ऐड करते हैं तो कितना है 8%। सो इट मीन्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी इज़ 8%। देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर, यस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए, ये स्केलर है, ये स्केलर है और ये भी स्केलर है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो गई, मोमेंटम। मोमेंटम इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक हो गया। चलें जी, यानी कि मोमेंटम का वैसे फार्मूला क्या होता है, mv होता है। ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये भी हमारे पास वेक्टर होगा।